कैसे हो सब? पीछे क्यों जाकर बैठ गए हो? आगे आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी आगे। यहाँ तो कॉपी भी नहीं चेक कर रहे अभी हम। ओके, सो स्टार्ट किया जाए। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? इट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ओके, अगर मैं इस चैप्टर के वेटेज की बात करूं तो इससे एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ ऐसे ईयर्स हैं जिसमें से 2 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो इधर 1 और 2 क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस चैप्टर। तो वेटेज क्लियर हो गया इसका। अब आगे बढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना क्या क्या है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं पहले। चलो अब इधर ध्यान दे दो, है ना, सेटल हो जाओ जल्दी से और इधर ध्यान दो। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। और इसमें क्या टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट से, जहां बिल्कुल बेसिक जानेंगे हम लोग कि डेंसिटी क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे उनको कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, देन वी विल मूव टू द सेकेंड पार्ट, जहां पे आप क्या पढ़ोगे? सीधे बर्नौली पे आ जाओगे। पहले हम लोग पास्कल्स लॉ पढ़ेंगे। पास्कल्स लॉ पढ़ने के बाद हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखेंगे, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल से भी क्वेश्चंस आते रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, वहां से हम आगे बढ़ेंगे, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। देन नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा जहां हम विस्कोसिटी को डील करेंगे, विस्कस फोर्स के बारे में बात करेंगे, और फाइनली सरफेस टेंशन पढ़ते हुए इस टॉपिक को एंड करेंगे। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक्स हैं जो कि आज हम लोगों को कवर करने हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, है ना, सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग से स्टार्ट करता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, मेरा पहला सवाल आपसे है, अगर हम जानना चाहें फ्लूइड होता क्या है तो क्या बताना चाहोगे इसके बारे में? फ्लूइड है क्या? एनी ऑफ यू, क्या होता है बेटा फ्लूइड? क्या? लिक्विड। सिर्फ लिक्विड को फ्लूइड बोलोगे? पार्शियली करेक्ट हुआ फिर तो, है ना। एग्जैक्टली, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। तो यहां पे हम बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे? यहां पे बहुत सिंपल सा लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बेटा? एनीथिंग विच कैन लोग यहां लिख रहे हैं एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। अब देखो यहाँ पे 2-3 बातें हैं जो कि आपको दिमाग में अभी सेट कर लेनी चाहिए, जो सीधे सीधे क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने आ सकता है। पहला पॉइंट ये है कि जब हम एनीथिंग विच कैन फ्लो के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं? तो 2 स्टेट इन्वॉल्व होते हैं आपके, पहला लिक्विड और दूसरा गैसेस। तो लिक्विड और गैसेस ये दोनों के दोनों क्या है, हमारी आसानी से फ्लो कर सकती हैं, दोनों फ्लूइड की कैटेगरी में आएंगी। हम जो इस चैप्टर में डील करेंगे, हम डील करते हैं आइडियल फ्लूइड्स को। और आइडियल फ्लूइड क्या होता है हमारा? ऐसा आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड है जो कि आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, इनकंप्रेसिबल नेचर का होगा, है ना, उसकी डेंसिटी आप बदल नहीं पाओगे। दूसरा होगा नॉन विस्कस होगा, विस्कोसिटी उसमें नहीं होगी, चिपचिपाहट उसमें बिल्कुल भी नहीं होगी। मींस जो 2 लेयर्स के बीच में जब मूवमेंट होती है तो एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसे आप विस्कस फोर्स कहते हो, तो वहां पे विस्कस फोर्स आपका नहीं लग रहा होगा। तो ये 2 चीजें अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियरली होनी चाहिए। और थर्ड जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम शेयर स्ट्रेस लगाते हैं इसके ऊपर, क्या लगाते हैं? शेयर स्ट्रेस। 0 से थोड़ा भी ज्यादा लगाओगे तो वो आसानी से इसके लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस को
ये बहुत ज्यादा बियर करता नहीं है, जो भी स्ट्रेस लगाओगे उसके अकॉर्डिंग वहां पे क्या होगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बातें थी, आई होप कि आप सभी को क्लियर होंगी। यहां से डायरेक्टली आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे, जहां हम डील करते हैं डेंसिटी को। तो डेंसिटी को अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो क्या लिखना चाहिए, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कुछ नया यहाँ थोड़ी ना लिखेंगे, है ना। यहाँ भी क्या होगा, वही जो आज तक पढ़ते आए हैं, मास बाई वॉल्यूम। यहाँ पे हम लोग इसे अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो रो से रिप्रेजेंट करेंगे, मास m से रिप्रेजेंट हो रहा है और वॉल्यूम को हमने v से रिप्रेजेंट कर दिया है। क्लियर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। इसका यूनिट जो है ना वो हमें कभी कभी परेशान करता है, तो इसका यूनिट हमें क्लियर होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं इसके SI यूनिट की, किसकी, SI यूनिट की, तो इट इज kg पर मीटर क्यूब। और अगर यहीं पे मैं CGS यूनिट लिख दूं तो इट इज क्या होगा, बताओ जल्दी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर इन दोनों के रिलेशन की हम बात करें तो हम लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्या ये कन्वर्जन याद रख सकते हो? क्या हो गया बाल को, आगे आ जाओ, दोनों आगे आ जाओ, आ जाओ दोनों जल्दी से आगे। ठीक है, तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की। इस 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 kg पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं। ये कन्वर्जन आपको बार बार यहाँ पे काम आता रहेगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा, हम लोग बात करते हैं अब रिलेटिव डेंसिटी की। किसकी बात करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। ये वर्ड जो है ना इस चैप्टर में आपको बार बार मिलता रहेगा। हम डेंसिटी निकाल सकते हैं आराम से, अगर हम इस डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर कर लें। किससे कंपेयर करें, वाटर की डेंसिटी के साथ। तो जो क्वांटिटी निकल कर आएगी उससे आप क्या नाम दोगे, रिलेटिव डेंसिटी। और वाटर मतलब बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज यहाँ पे आ जाएंगी ना आपके सामने। किस टेम्परेचर पे हमसे पूछा गया है, क्या प्रेशर रखा गया है, बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो दिमाग में रखने की ये बात है, हम सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात कर रहे हैं और जो टेम्परेचर है इसका ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होती है। उससे ज्यादा टेम्परेचर रखो, उससे कम टेम्परेचर रखो, उन दोनों केसेस में डेंसिटी कम हो जाती है। मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ मिलती है, 4 पर। और 4 पर जो डेंसिटी होती है वो ऑलमोस्ट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होती है। इसलिए हम जहां पे भी रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे वहां वाटर की उस डेंसिटी को यहां पे इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। इज दिस पॉइंट इज ओके टू एवरीवन? तो मैं यहां पे रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिख दूं, आई एम राइटिंग हियर रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस आपने लिया है, डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी। आप बताओ तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट लेस होगा। डायमेंशन क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होगा। क्यों होगा, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो वैल्यू क्या होगी, हमेशा हम रेशियो की बात कर रहे हैं ना, हमेशा आंसर जो आएगा एक वैल्यू के फॉर्म में रहेगा। डन है। यहां से आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्रेशर। इस चैप्टर में प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज प्रेशर के बारे में ही मोस्टली हम लोग इस चैप्टर में डिस्कशन कर ही रहे होते हैं, है ना। पहला जो पार्ट है हमारा जिसे हम फ्लूइड स्टैटिक्स कहते हैं, वहां पे बेसिकली हम डील करते हैं प्रेशर के साथ। तो समझते हैं आराम से प्रेशर को, और उसमें वेरिएशन कैसे कैसे हो सकते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट किया जाए, प्रेशर होता क्या है, प्रेशर होता क्या है, कोई आंसर है इसका? प्रेशर क्या है हमारा, फोर्स पर यूनिट एरिया। बहुत बढ़िया। तो अगर मुझे प्रेशर को लिखना हो तो मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इसे लिख सकता हूं, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। खास बात जानते हो प्रेशर का क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं। प्रेशर जो है ना एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। और ये बना किससे, दो क्वांटिटीज से। किससे किससे, फोर्स से और एरिया से। फोर्स और एरिया ये दोनों क्या है,
दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इससे क्या इन्फरेंस निकाल सकते हो कि इन दोनों का डायरेक्शन, जो एरिया वेक्टर है हमारा और जो हमारा फोर्स लग रहा है, उन दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जिससे एक दूसरे को वो रिमूव कर सके और फाइनली आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिल सके। क्लियर है? तो जो आपके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की आप बात कर रहे हो, मान लो ना कि ये मेरा एक सरफेस है, इस सरफेस पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, तो मेरे फोर्स लगाने का डायरेक्शन और इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका डायरेक्शन, दोनों क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। ये क्लियर होना है, ये दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। अब सेकेंड पॉइंट मेरा यहां पे है, एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर क्या है? एरिया तो सरफेस हो गया, और एरिया वेक्टर बोलने का मतलब हुआ मैं उसके डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, और डायरेक्शन हमेशा कैसे मिलता है, हमेशा उसके परपेंडिकुलर। अगर क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड, मान लो कि मैं हॉरिजॉन्टल, मैं यहाँ पे किसी सरफेस की बात कर रहा हूं, तो अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में मैं रोटेट कर रहा हूं, वहां पे मैं एल से बी की तरफ जा रहा हूं, मान लो लेंथ से विड्थ की तरफ जा रहा हूं, तो क्या होगा, अपवर्ड होगा हमारा एरिया वेक्टर। और दूसरे सिचुएशन में क्या होगा, यही डाउनवर्ड होगा। इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। ये बात दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। डन है ये? तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एरिया वेक्टर इज सेम। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एरिया वेक्टर इज सेम। तो यहां तक किसी को कोई समस्या बच्चों, जल्दी से बता दो, कोई प्रॉब्लम किसी जगह पर नहीं? तो फिर आते हैं हम लोग अब वेरिएशन इन प्रेशर के बारे में बात करते हैं। ठीक है? प्रेशर को नॉर्मली ऐसे कैलकुलेट करना हो, मान लो नॉर्मली मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं प्रेशर कहीं पे, तो कैसे करूंगा? मान लो मैंने सर के ऊपर कुछ सामान रख लिया और मैं चाहता हूं कि मेरे सर के ऊपर प्रेशर क्या लग रहा है निकाल के बताऊं, तो कैसे बताऊंगा? जो मेरे सर के ऊपर mg है, जो फोर्स है हमारा, जो कि यहाँ पे वेट के फॉर्म में होगा, उसे मैं न्यूमरेटर में लिख दूंगा, और डिनोमिनेटर में क्या मैं एरिया को कोट कर सकता हूं? तो mg डिवाइडेड बाई a मुझे क्या प्रोवाइड करेगा? मुझे प्रेशर प्रोवाइड करेगा। कहीं कोई कंफ्यूजन तो है ही नहीं इसमें। यहाँ पे हम लोग तीन तरह के वेरिएशंस की बात करते हैं। पहला, फर्स्ट जो हमारा वेरिएशन है, या पहले तो इसके कैलकुलेशन से जो वैल्यू आती है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मान लो कि ये मैंने एक कंटेनर लिया था, इस कंटेनर में फ्लूइड फिल्ड था, यहां तक हमारा फ्लूइड फिल्ड है, इसकी डेंसिटी मुझे रो के इक्वल दे रखी है, मुझे इस पॉइंट पे जो है ना प्रेशर निकालना है। और ये ऊपर से कितनी हाइट पर है बेटा? ऊपर से डेप्थ बोलेंगे ऐसे, कितनी डेप्थ पर है? h डेप्थ पर है हमारा। मुझे बताना है कि इस पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर होगा कितना। कैसे निकालते हैं, कोई आइडिया? एग्जैक्टली। तो यहाँ पे एक पॉइंट और जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। अगर कोई मुझसे पूछता है इस पॉइंट को P बताते हुए, या A नाम दे देते हैं, ज्यादा अच्छा होगा, फाइंड प्रेशर एट A। क्या पूछा गया है मुझसे? फाइंड प्रेशर एट A। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं सबसे पहले लिखूंगा कि हमारा जो प्रेशर एट A होने वाला है, इट विल बी इक्वल टू P एटमॉस्फेयर। जो वहां पे एटमॉस्फेयर है उसके प्रेशर को मैं कोट करूंगा। एंड देन सेकेंड पार्ट में मैं क्या कोट करूंगा कि इसके ऊपर जो है, अगर मैं इसके एरिया को कुछ A मान लेता हूं, तो इसके ऊपर एक पूरा का पूरा वाटर कॉलम होगा ना? उस कॉलम का अपना एक मास होगा, और उस मास के कारण एक वेट यहाँ पे जो है वो इस पॉइंट पे अप्लाई करने में एबल होगा या नहीं होगा? कितना होगा उसका मास? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो रो ए एच, ये क्या हो गया उसका? ये हो गया उसका मास। इसको जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया? वेट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इसके आगे क्या होने वाला है? इट इज रो इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई एच इंटू जी डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया से एरिया हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ जाएगा P एटमॉस्फेयर प्लस रो जी मल्टीप्लाइड बाई एच। क्या सभी अग्री करते हो मुझसे? अग्री करते हो? से यस और नो? यस, बहुत अच्छे बच्चों। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों प्रेशर्स के बारे में बात करूं, इन दोनों को हम लोग एक नाम देते हैं बच्चों।
हम कहते हैं हमारा जो पी एटमॉस्फेयर है इसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और जो दूसरा पार्ट है ना, जो हमारा रो जी एच आया है, इट इज बेसिकली नोन एज गॉज प्रेशर। इसको आप क्या नाम देते हो? गॉज प्रेशर का नाम देते हो। तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एडिशनल जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एडिशनल जो प्रेशर है वो क्या कहलाता है? गॉज प्रेशर कहलाता है। और हम जो अपने कैलकुलेशन में यूज करते हैं, मोस्टली हम क्या यूज करते हैं? हम गॉज प्रेशर को यूज करते हैं। हमारे लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ मुझ पे भी लग रहा है, आप पे भी लग रहा है, तो हम दोनों पे जो एडिशनल प्रेशर है उसी प्रेशर का डिफरेंस जो है ना, वही हमारे हर जगह काम आता है। क्योंकि जो कॉमन है हर जगह अप्लाई हो रहा है, वो हमारे कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता जब हम दो पॉइंट्स के बीच में रिलेटिव किसी कंपैरिजन की बात कर रहे होते हैं। तो डन है सभी को? क्लियर? अब यहां से आते हैं वेरिएशन की बात करते हैं। पहला है हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे वेरिएशन विथ हाइट। पहली बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? विथ हाइट की, या जिसे आप बोल सकते हो विथ डेप्थ। फिर से मैं हाइट और डेप्थ वर्ड पे क्लियरिटी दे दूं आपको। नीचे जा रहे हैं तो क्या बोल दें? डेप्थ बोल दें, ज्यादा बढ़िया है ना। ऊपर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? हाइट की बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैं पहले वेरिएशन को यहाँ आपको अगर दिखाना चाहूं, मान लो कि ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में फ्लूइड था, मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स कंसीडर कर रहा हूं। ये पॉइंट है x और यहाँ पॉइंट है मेरे पास y। x जो है ना वो h1 की डेप्थ पर है, और यहाँ पे y जो है ये कितने की डेप्थ पर है? h2 की डेप्थ पर है। मुझसे किसी ने पूछा कि प्रेशर को यहाँ पे निकाल कर बता दो आप ऐसा है कि मुझे py माइनस px निकाल कर बता दो। आप क्या लिखते बच्चों? py क्या मैं रो जी इंटू h2 लिखता? px क्या मैं रो जी इंटू h1 लिखता? तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता? रो जी इंटू h2 माइनस h1। इज दिस पार्ट इज ओके टू एवरीवन? अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। यहीं पे एक छोटा सा पॉइंट और दिमाग में नोट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स हमें बताता है कि हमारे कंटेनर का शेप कुछ भी हो, वो किसी भी शेप का हो, अगर उसमें फ्लूइड की हाइट h है तो हर जगह पर बॉटम में जो हमारा गॉज प्रेशर होगा वो कितना होगा? वो हमेशा रो जी इंटू एच के बराबर होगा। तो उसके शेप से इसका कोई लेना देना नहीं है। उस कॉलम में हाइट कितनी है फ्लूइड की, ये हमारे प्रेशर के कैलकुलेशन में अपना रोल प्ले करती है। डन है? तो अगर मैं सेम लेवल पे बात कर रहा हूं, सेम लेवल पे तीन चार पॉइंट आपने कंसीडर कर लिए, तो उन सब पे प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये बात क्लियर हो? ठीक है? तो अगर हम डेप्थ नहीं बदलेंगे ना, तो प्रेशर नहीं बदल रहा है, अगर हम वहां पे और कुछ एडिशनल नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? एडिशनल क्या कर सकते हैं? हम पूरे कंटेनर को आगे किसी एक एक्सेलरेशन से ले जा सकते हैं। ले जा सकते हो? वैसे केस में क्या होगा? तो अभी बताओ, ये mgh जो आपने लगाया और उसे a से डिवाइड किया, जो रो जी एच की वैल्यू आई, ये क्यों आई? सर के ऊपर एक वेट था। अगर हम सिस्टम को आगे एक्सेलरेट कर दें तो क्या एक सूडो फोर्स ma पीछे लगने लगेगा? लगेगा क्या? लगेगा। तो उस सूडो फोर्स के कारण भी क्या वहां पे प्रेशर डेवलप होना चाहिए? होगा। क्या प्रेशर होना चाहिए? तो इसे समझ लो आराम से, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकदम आराम से क्लियरली समझने की कोशिश करनी है। मान लो कि मेरे पास क्या है, मान लेते हैं हमारे पास दूसरा वेरिएशन मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एक छोटा सा पाइप मुझे दिया हुआ है। इस पाइप में हमारा एक फ्लूइड फील्ड है जिसकी डेंसिटी मुझे रो के इक्वल दे रखी है। ठीक है? इसको हमने क्या किया? आगे की ओर एक्सेलरेट कर दिया a से। अब जैसे ही आप इसको आगे a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करोगे, व्हाट विल हैपन विथ इट? अगर मैं इसके बॉटम मोस्ट, इस पॉइंट, बॉटम मोस्ट यहां नहीं होगा, यहां पे बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट पॉइंट हो जाएगा। तो इस लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे अगर आपसे पूछूं कि प्रेशर कितना लग रहा होगा, तो आप कैसे निकालना पसंद करोगे? आप बोलोगे ना कि ये जो पूरा का पूरा कॉलम है, इस कॉलम का इस बार जो हमारा मास होगा वो कितना होगा? रो मल्टीप्लाइड बाई कॉलम की लेंथ इनटू ये जो छोटा सा पॉइंट है, यहां पे अगर हम एक डीए एलिमेंट लेते हैं तो उस डीए एलिमेंट का एरिया। एम आई करेक्ट? है ना? इसे अगर हम ए एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स बन जाएगा, और फिर उसी डीए से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा?
क्या प्रेशर बनेगा? मींस यहां पे अगर मैं गॉज प्रेशर की बात करता हूं कि गॉज प्रेशर क्या लग रहा होगा, तो मैं बहुत ही आराम से क्या कह सकता हूं बेटा? जल्दी बोलो, क्या कह सकता हूं? इस पॉइंट को कुछ एक्स मान लिया है, एक्स पॉइंट पे लिख रहे हैं, क्या लिख दूं? रो इनटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द कॉलम, दैट इज रो ए इनटू एल। इज दिस पॉइंट इज ओके टू एवरीवन? डन है बिल्कुल। तो ये दोनों बातें दिमाग में रखनी चाहिए। अगर हमारा क्या लग रहा है, वर्टिकल में सिर्फ जी लग रहा है, वैसे केस में रो जी एच, और अगर हम ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ा रहे हैं तो रो इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द कॉलम। डन, बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते हैं यहां से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट है बेटा, उसे समझने की पहले कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल है, एक्चुअल में हमें बोला गया है, मान लो कि हमें एक छोटा सा व्हीकल गिवन है इस तरीके से, ओके? इस व्हीकल के अंदर फ्लूइड फील्ड है, इसके अंदर क्या है हमारे पास? हमारा फ्लूइड फील्ड है। इस पूरे व्हीकल को हम लोग ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर दिए। ये इसका इनिशियल लेवल था, ये क्या था? इसका इनिशियल लेवल था। अब जैसे ही आपने ए दे दिया, इसे ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपने इसे प्रोवाइड कर दिया, आपको बताना है कि ये जो इसका टॉप मोस्ट लेयर है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बनाएगा। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड एंगल मेड बाय द सरफेस, बाय द सरफेस विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे, इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन तो क्लियर है ना सभी को? क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं? क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखा जाए क्या कर सकते हैं यहां पे। सबसे पहले मैं इस कंटेनर को जो है ना फिर से एक बार ड्रॉ कर लेता हूं। ये मान लो मुझे जो है हमारा कंटेनर दिया हुआ था, ठीक है? ये मेरा कंटेनर मान लो मुझे दिया हुआ है। अब जैसे ही ये आगे एक्सेलरेट होगा, होगा क्या? क्या नीचे की ओर mg और पीछे की ओर एक ma फोर्स इसके ऊपर एक्ट करना स्टार्ट कर देगा? करेगा? करेगा तो इन दोनों का नेट फोर्स जो होगा क्या कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देना चाहिए क्या? और हमें क्या पता है बच्चों, आप मुझे बताओ, हमने अभी जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना प्रेशर का। प्रेशर हमेशा क्या, फोर्स और एरिया वेक्टर इन दोनों से निकाला जाता है, जहां पे फोर्स का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम करने के लिए क्या मुझे यहाँ पे एक लेयर बनानी होगी, जो लेयर क्या हो, बिल्कुल इस फोर्स के परपेंडिकुलर हो। इज इट फाइन विथ एवरीवन और नॉट? क्या ऐसा ही मेरा शेप बनना चाहिए? यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही टिल्टेड दिखाई दे रहा है, मैं इसे हल्का सा फ्लैट कर देता हूँ, है ना? फ्लैट कर देता हूँ कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या रहे, इजी रहे। तो मैं यहाँ पे सिंपली ये बना देता हूँ एफ नेट, तो और ज्यादा वर्टिकल हो गया। ठीक है, ये बना दिया हमने एफ नेट, और ये एफ नेट है तो हमारा सरफेस कैसा होना चाहिए? बिल्कुल फ्लैट, है ना? तो यहां पे हम लोग एक डायग्राम बना देते हैं बच्चों इस तरीके से, और क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इसी जगह पे डायरेक्टली दिखा दूं क्या? सरफेस पे ही डायरेक्टली दिखा दूं क्या, आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए? यहीं पे ये हो गया हमारा, नीचे की ओर क्या है, mg, ये हो गया हमारे पास ma, और ये है हमारा कुछ नेट फोर्स, इसको हम लोग यहाँ पे एफ नेट कह सकते हैं। आप सभी मुझसे अग्री करते हो? करते हो अग्री? अब बताओ, एंगल निकालना आपके लिए मुश्किल है क्या? कैसे निकालोगे? बोलेंगे सर ये एंगल थीटा है? ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसका मतलब ये एंगल भी मुझे क्या मिलने वाला है? थीटा मिलने वाला है, ऐसा मैं कह सकता हूं। और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो आप लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर, जल्दी बोलो। परपेंडिकुलर इज ma एंड बेस इज mg। m से m कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? tan इनवर्स a बाई g। क्या आप सभी अग्री करते हो?
अग्री करते हो? कुछ तो बोल दो। तो ये हमारा तरीका होगा ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मुश्किल तो नहीं लगा ना? सिंपल है। अब थोड़ा सा स्पीड करते हैं बेटा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो यहां से हम स्पीड अप करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इससे स्टार्ट करते हैं। जो प्रेशर से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर आपके यू शेप ट्यूब से जुड़े हुए आते हैं, जहां पे आपको एक यू शेप का ट्यूब दिया हुआ होता है जिसके अंदर पहले से कोई फ्लूइड फिल्ड है। आप क्या करते हो, उसके लेफ्ट लिम्ब में या राइट लिम्ब में एक दूसरा फ्लूइड डालते हो और उसके बाद होने वाले चेंजेस की बात करते हो। ऐसा ही क्वेश्चंस आते हैं जनरली। अब ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। पहले ये क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे है ना, प्लीज इसको एक बार पढ़ भी लेना। जल्दी से पढ़ लो क्वेश्चन, जिससे कंफ्यूजन ना रहे। जब तक मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं तब तक इसे पढ़ लो। ये मान लेते हैं मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक यू शेप का ट्यूब। हमें बोला गया कि ओपन यू ट्यूब है जिसमें मरकरी पहले से भरी हुई है, तो हम इसके अंदर क्या डाल देते हैं, पहले मरकरी। मान लेते हैं यहां तक दोनों में क्या थी, पहले से मरकरी हमारी फील्ड थी। इट वॉज द इनिशियल लेवल, ठीक है? यह हमारे पास मरकरी है। मैं एच भी चाहूं तो लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं एच लिखा हुआ हो तो घबरा नहीं जाना है, आप मुझसे ज्यादा केमिस्ट्री जानते हो। अब आप बताओ, हमें बोला गया कि अगर हम 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इसके अंदर पोर करते हैं, किसी एक साइड में मान लो हमने पोर किया। अब जैसे ही आप इसके अंदर वाटर पोर करोगे होगा क्या? मान लो यहां पे हमने वाटर पोर कर दिया 13.6 के बराबर। ये 13.6 के बराबर हमने क्या किया है, वाटर पोर किया है। क्या लेफ्ट लिम्ब का प्रेशर बढ़ गया? वो क्या करेगा, वो इसे पुश करेगा। क्या मान लो कि इस साइड ये कितना नीचे आ गया है, x के बराबर नीचे आ गया है, तो क्या दूसरे साइड में मरकरी को वही x के बराबर हाइट में ऊपर की ओर जाना पड़ेगा? हाँ या ना? तो मैं अगर इसी डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ करना चाहूं, मैं इसी डायग्राम को, ओ नो, ये गड़बड़ हो गई, मुझे फिर से बनाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, यहीं पर रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं डायग्राम, ठीक है ना? तो अगर मैं इसी डायग्राम को क्या करूं, दोबारा से ड्रॉ करके आपको बताने की कोशिश करूं, तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना बच्चों कि ये जो लेवल पहले से था इससे थोड़ा सा नीचे यहां तक ये लेवल आ गया होगा। अब जो हमारा वाटर होगा वो यहां कहीं तक होगा, हाँ या ना? तो मैं बोलूंगा कि हमारा जो वाटर है ना, अब यहां तक के पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा होगा। इज इट ओके? दिस वन इज द फाइनल सिचुएशन ऑफ इट। तो अगर ये एक्स से नीचे आया है मरकरी हमारा, तो दूसरे साइड में यही क्या हुआ होगा, क्या एक्स से ही ऊपर गया होगा? मींस मरकरी का लेवल यहां तक होगा और ये हाइट मुझे यहाँ पे एक्स के बराबर दिख रही होगी। यहाँ पे अगर मैं मरकरी को दिखाना चाहूं तो मरकरी अब जो है फाइनली इस हाइट तक हमें दिखाई दे रहा होगा। से यस और नो? सभी अग्री करते हो? अब ध्यान से मेरी बात सुनना। वाटर यहां तक है तो यहां पे इसके नीचे तो पूरा मरकरी ही है ना, और अगर हम इसी लेवल पे राइट साइड में भी देखें तो क्या इसके नीचे पूरा का पूरा मरकरी है? तो नीचे वाले को देखने की जरूरत है क्या? नहीं है। नीचे वाले का तो प्रेशर क्या होना है, दोनों साइड मरकरी मरकरी ही है, कोई फर्क उससे पड़ने वाला है नहीं। लेकिन इससे ऊपर जो कॉलम दोनों साइड में है, क्या वो हमारे लिए मैटर करते हैं? तो अगर मुझे अब दोनों साइड इन पॉइंट्स पे प्रेशर को कंपेयर करना हो, यहां और यहां पे प्रेशर को कंपेयर करना हो, तो क्या हम कर सकते हैं? ये पॉइंट मेरे पास A है और इस पॉइंट को मैं यहां पे B मानता हूं, तो मैं PA क्या लिख सकता था, आप बताओ मुझे। क्या ये रो वाटर मल्टीप्लाइड बाई G इंटू उसका हाइट जो भी 13.6 दिया गया है, क्या मैं लिख सकता था? अब मैं यहां पे अगर रो B के बारे में बात करूं तो इसे मैं रो मरकरी मल्टीप्लाइड बाई G इंटू ट्वाइस ऑफ एक्स के बराबर लिख सकता था। अब पूछोगे ट्वाइस ऑफ एक्स कैसे आया? आएगा मन में सवाल ना? पहले यहां था बेटा लेयर, ये एक्स नीचे आया और यहां पे ये एक्स ऊपर गया, तो इन दोनों के बीच में अब गैप जो रहा वो गैप कितने का हो गया? एक्स प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? तो पहले ये एक्स ऊपर था, ये नीचे की ओर एक्स मूव किया है,
और यहां से ये x ऊपर चला गया, तो अब जो दोनों लेवल्स हैं उन दोनों लेवल्स में कितने का फर्क है, 2x का है। ये बात दिमाग में आनी चाहिए। अब अगर इतनी बात आपके दिमाग में आ गई है तो आप अब आगे का कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर मैं रो वाटर लिखूं, रो वाटर, ये हमारे पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। मरकरी की डेंसिटी जो होती है वो 13.6 टाइम्स होती है रो वाटर की। तो मैं इसे भी यहां पे अब यूज में लेकर आऊंगा। मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड में 13.6 इंटू रो वाटर, मैंने रो मरकरी को इससे रिप्लेस किया है बेटा, मल्टीप्लाइड बाई जी इंटू ट्वाइस ऑफ एक्स। ये जो हमारा जी है और रो वाटर है ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं। यहां से आप 2x की वैल्यू को क्या लिख सकते हो, देखो तो h भी 13.6 सेंटीमीटर है, ये भी 13.6 है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास क्या 1 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। तो 2x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 सेंटीमीटर। अगर x पूछा जाएगा तो x की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1/2 सेंटीमीटर। आप बताओ आपसे x पूछा गया है कि 2x पूछा गया है, हमसे पूछा गया है द आर्म्स ऑफ द ट्यूब देन द मर्करी राइज इन द अदर आर्म फ्रॉम इट्स इनिशियल लेवल। तो इनिशियल लेवल से जो हाइट ऊपर गई है वो कितनी है, x है। तो हमारा आंसर क्या होगा, x दैट इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर। टफ है क्या, कैलकुलेशन में कोई परेशानी है कहीं पे, आराम से यूज कर सकते हो। कौन सा आंसर आना चाहिए बेटा, b दैट इज 0.5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। टफ नहीं है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, फिर सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो दूसरा आप लोग सॉल्व करोगे, मैं छोड़ दूं इसे, नहीं कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखाते आप लोग। हो जाएगा या नहीं होगा, अपने ऊपर तो भरोसा करो। यहां पे करना क्या है इसका आइडिया मैं देता हूं। इस बार हमें बोला गया बेटा, पढ़ लेते हैं पहले, अ यू ट्यूब विथ बोथ एंड्स ओपन एट एटमोस्फेयर इज पार्शियली फिल्ड विथ वाटर। इसको आपने फिल किससे किया है, पार्शियली वाटर के साथ फिल कर दिया है। अब आपने क्या किया इस बार, ऑयल विच इज इमिसिबल विथ वाटर। इमिसिबल वर्ड यहां पे यूज होता रहेगा। इमिसिबल का मतलब है मिक्स नहीं होने वाला, एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। तो इमिसिबल जो हमारा एक लिक्विड है आपने पोर किया है। कब तक पोर किया है, जब तक कि until it stands a distance of 10 millimeter above the water level। क्या बोला गया, थोड़ा ध्यान से सुनना। पिछले केस में मरकरी था पहले से, इस बार क्या है, पहले से वाटर है। आपने दूसरे साइड इस बार ऑयल डाला। ऑयल जैसे ही आपने डाला, क्या ये पूरा का पूरा लिक्विड राइट साइड में ऊपर जाने लगेगा। तब तक आपको इसके अंदर ऑयल को पोर करते रहना है, जब तक कि ऑयल वाले लेवल को वाटर के लेवल के साथ अगर कंपेयर करें तो हमें कितने का डिफरेंस ना दिख जाए, 10 मिलीमीटर का। अब इन दोनों में मुझे कितने का डिफरेंस दिखने लग गया, 10 मिलीमीटर का। अब जाकर हम रुक जाएंगे और बाकी जितनी वैल्यूज यहां पे दी हुई हैं उन सारी वैल्यूज को अब हम यूज में लेकर आएंगे। अब आगे क्या पूछा गया है, द अदर साइड मीन वाइल द वाटर राइजेस बाई 65 मिलीमीटर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेवल। कितना ऊपर गया है, 65। तो ये अगर इसका इनिशियल लेवल था तो यहां से ये 65 ऊपर गया है। तो आप इतना तो कह ही सकते हो ना, ये 65 कैसे ऊपर गया होगा, ये इनिशियल लेवल से कितना नीचे आया होगा, 65 नीचे आया होगा। क्या ये हम आराम से कह सकते हैं, है ना। अब आगे का कैलकुलेशन आपको करना है, आपको बताना है कि ऑयल की डेंसिटी क्या थी। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं लिखता रो ऑयल मल्टीप्लाइड बाई जी इंटू 65 प्लस 65 इज 130, और 10 सेंटीमीटर ये ज्यादा है ना, तो क्या यहाँ 140 लिख दूं मैं सीधे सीधे, से यस और नो। और राइट हैंड साइड में मैं क्या लिखता, रो वाटर मल्टीप्लाइड बाई जी इंटू 65 इंटू 65, क्या 130 होता। क्या अब आगे का काम मुश्किल है, नहीं ना। मैंने प्रेशर कहां कंपेयर किया है बेटा, इस बी पॉइंट पे। बी और सी पे जो प्रेशर हमारा आ रहा है वो सेम होना चाहिए, मैंने इसे कंपेयर करके यहाँ पे निकाल दिया है। ये हमारे पास हमारा पी बी है और ये क्या है हमारे पास हमारा पी सी है। डन। मैं करूं आगे या छोड़ दूं यही, क्या आंसर आना चाहिए बेटा, इतना अप्रोक्सीमेशन तो हम ऐसे ही कर सकते हैं ना। ये 13/14 आने वाला है, मतलब 1000 से थोड़ा बहुत क्या होगा, थोड़ा बहुत कम की वैल्यू रहेगी। 1000 इंटू 13/14 इज लेस देन 1000। बहुत छोटा तो नहीं होगा ना, तो 900 के आसपास का कुछ मिल रहा होगा, देख लो 950, ओके 928, 928 इज द करेक्ट आंसर।
डन है क्या बेटा? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, क्लियर है बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज थोड़ा सा आंसर की जरूरत मुझे बार बार पड़ते रहेगी ना, आप नहीं बताओगे तो जल्दी बताना पड़ेगा, थोड़ा कंटेंट आज जो है हमें जो कवर करना है थोड़ा ज्यादा है ना, तो इसलिए ऊपर कर दिया है हल्का। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग यहाँ से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं पास्कल्स लॉ की। क्या है पास्कल्स लॉ? इसको बहुत छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। पास्कल लॉ हमें कहता क्या है, पहले तो ये भी जान लेते हैं। पास्कल लॉ हमें ये कहता है कि अगर हम कहीं पे किसी कंटेनर में या किसी भी अरेंजमेंट में फ्लूइड रखे हुए हैं और क्लोज कंटेनर है हमारा, और उसके किसी एक पॉइंट पे हम प्रेशर में चेंज करते हैं, तो वो प्रेशर का चेंज विदाउट एनी चेंज, वो प्रेशर का चेंज बिना किसी चेंज के पूरे फ्लूइड में हर जगह पर उसी तरीके से रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक जगह पे अगर आपने मान लो 0.1 पास्कल का चेंज लाया है, तो वो 0.1 पास्कल का चेंज जो है उस पूरी फ्लूइड में आपको हर जगह पे दिखाई देगा। इज दिस पार्ट इज ओके? इसका यूज करते हैं हम बहुत ज्यादा। अगर आप कभी किसी शोरूम में या कोई ऐसी जगह पर जहां पे इलेक्ट्रॉनिक मोड से, है ना, जहां पे कार वॉशिंग ये सब कराने का अरेंजमेंट किया हुआ होता है, वहां अगर गए होगे तो वहां आपने देखा होगा कि हमारे पास एक रैंप बना हुआ होता है। उस रैंप के ऊपर हम अपनी व्हीकल को ले जाकर खड़ा कर देते हैं। यहां पे हमारा क्या है बच्चों? एक रैंप बना हुआ है। मान लो मैं दिखा रहा हूं अभी, एक मिनट, सॉरी, यहां पे मान लो ये एक रैंप बना हुआ है। राइट साइड में एक केबिन होता है, उस केबिन में एक इस तरीके का पिस्टन लगा हुआ होता है। यहां पे हमने क्या किया? एक पिस्टन लगा दिया, यहां पे एक पिस्टन है हमारे पास। लेफ्ट साइड में यहां पे हम अपनी व्हीकल को आराम से खड़ा कर लेते हैं। यह हमारा मान लो व्हीकल है जिसको हमने यहाँ पे खड़ा कर लिया। हम क्या करते हैं? केबिन से हल्का हल्का सा पुश करते हैं, या एक जैक होता है जिस जैक को हल्का सा उठाते हैं, और हम अपने आप देखते हैं कि राइट साइड में इतना भारी का सा जो गाड़ी पड़ा हुआ है वो भी आराम से धीरे धीरे क्या हो रहा है? ऊपर की ओर लिफ्ट होता हुआ चला जा रहा है। हम सरप्राइज भी होते हैं कैसे हो रहा है भाई, हल्का सा एफर्ट ये लगा रहा है और वहां पे इतनी भारी गाड़ी आराम से ऊपर उठ जा रही है। लेकिन अगर हम पास्कल के लॉ को जानते हैं तो हमारे लिए फिर ये नई चीज नहीं है। क्यों नहीं है? सोच के देखो, ध्यान से देखते हैं। इस पूरे में क्या है? हमारा फ्लूइड फील्ड है। अब जब आप इन दोनों के एरिया को कंपेयर करो तो यहां पे अगर हम इसको A1 मानते हैं तो इसका एरिया क्या है हमारे पास? A2 के बराबर है। हमने क्या किया? हमने लेफ्ट साइड में एक फोर्स लगाया जिसे हम F इन के नाम से जान रहे हैं। हमने ये इनपुट फोर्स लगाया। अब इनपुट जो फोर्स लगाया वो यहाँ पे एक प्रेशर डेवलप करेगा। कितना प्रेशर डेवलप करेगा? F इन डिवाइडेड बाई A के बराबर। तो आप यहाँ लिखोगे सर यहाँ प्रेशर डेवलप हुआ होगा F इन डिवाइडेड बाई A के बराबर। अब यही प्रेशर क्या इस पॉइंट पे भी आएगा? इस पॉइंट पे भी विदाउट एनी चेंज हमें दिखाई देना चाहिए। वो प्रेशर यहां दिखाई देगा और इस पूरे अरेंजमेंट को क्या करेगा? ऊपर की ओर उसी प्रेशर के साथ यहां पे पुश करेगा। आप यहां से इसे नीचे दबा रहे हो तो ये उसी प्रेशर से इसको क्या करेगा? दूसरे साइड ऊपर की ओर पुश करना स्टार्ट करेगा। ऊपर की ओर पुश करेगा तो क्या मिलेगा बच्चों? ये मिलेगा F out डिवाइडेड बाई A2, एंड यू कैन से दिस F out इज इक्वल टू F in मल्टीप्लाइड बाई A2 बाई A1। और आप सभी देख रहे हो ना, A2 बड़ा है या A1 बड़ा है? A2 बड़ा है। A2 अगर बड़ा है तो A2 बाई A1 की वैल्यू क्या 1 से बड़ी होगी? ज्यादातर हम यहाँ पे 1000 टाइम्स का एक मान लेते हैं, दिमाग में भी लगाते हैं कि 1000 टाइम्स मान लो है ये। इन दोनों के एरिया में कितने का डिफरेंस है? 1000 टाइम्स का। अब सोच के देखो, आपने लगाया 100 न्यूटन फोर्स, लगा कितना? 100 मल्टीप्लाइड बाई 1000 दैट इज इक्वल टू 1 लाख न्यूटन। लग गया ना? लगा 10 टू द पावर 5 हो जाएगा ना। 10 पे 5 जीरो, 1 पे 5 जीरो लग जाएंगे ना। तो आपने लगाया 100 न्यूटन, रिफ्लेक्ट हुआ 1 लाख न्यूटन। इस तरीके का आपको मल्टीपल जो है यहाँ पे दिखाई देना स्टार्ट होगा। क्लियर है? बिल्कुल। बढ़ जाऊं आगे, ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? यहां से आते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जिसे हम लोग जानते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से। अच्छा यहाँ पे सॉरी मैं मिस कर गया, एक क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया था, मैं आ जाता हूँ वापस।
हम लोग प्रेशर को मेजर करने के लिए दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं। पहला है बैरोमीटर। बैरोमीटर का हम यूज करते हैं किस चीज को मेजर करने के लिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। और दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम मैनोमीटर कहते हैं। मैनोमीटर का यूज किस चीज के लिए करते हो? गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए आप करते हो। तो दो तरह के हमारे पास क्या है? प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला है हमारा बैरोमीटर, दूसरा है हमारा मैनोमीटर। बैरोमीटर का काम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना, मैनोमीटर का काम क्या करना? गैस प्रेशर मेजर करना। तो यहां पे हमारा जो क्वेश्चन है ये बैरोमीटर से है। बैरोमीटर में जनरली हम लोग मरकरी के बारे में बात करते हैं। हम क्या वहां पे बोलते हैं कि अगर मान लो हमें इस तरीके से एक कंटेनर दिया हुआ है और इस कंटेनर में हमने क्या किया है, एक पतला सा ट्यूब लिया है बेटा, और उस पतले से ट्यूब को इसके अंदर हमने इंसर्ट कर दिया है। ये कंटेनर पूरी तरीके से मान लो अभी एक फ्लूइड से भरा हुआ था, ठीक है? ये क्या था हमारा? एक फ्लूइड से भरा हुआ था। हमने एक यू शेप का ट्यूब लिया पतला सा, ठीक है, और उसको इस अरेंजमेंट में अंदर की ओर इंसर्ट कर दिया। अब होगा क्या? आप सोच के देखो बेटा, इस पॉइंट पे क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होगा? पी एटमॉस्फेयर के बराबर। से यस और नो कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? लेकिन यहां पे क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है? नहीं है। लेकिन हमारी थियरी हमें क्या कहती है कि सेम लेवल पे प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। प्रेशर सेम कैसे होगा? तो यहां पे इस केस में होता क्या है कि जैसे ही आप यू शेप की ट्यूब को इसके अंदर डालते हो, मरकरी धीरे धीरे इस ट्यूब के अंदर जाना शुरू कर देता है और इस ट्यूब में धीरे धीरे इस पॉइंट से ऊपर भी उठना शुरू करता है। क्यों ऊपर जाता है? ऊपर इसलिए जाता है जिससे ρgh से हमारा ये पी एटमॉस्फेयर हमें मिल जाए। तब इस पॉइंट की और इस पॉइंट की प्रेशर अपने आप इक्वल हो जाएगी ना। तो फ्लूइड यहाँ पे ऊपर की ओर चला गया, जो आपका मरकरी है वो ऊपर की ओर चला गया, h हाइट तक चला गया। कितनी हाइट तक चला गया? h हाइट तक चला गया। हम बोलेंगे अब कि इस पॉइंट का जो प्रेशर है ये रो मरकरी मल्टीप्लाइड बाई जी इंटू एच के बराबर है, और ये किसके बराबर है? पी एटमॉस्फेयर के। तो वी कैन इजीली राइट कि हमारा जो पी एटमॉस्फेयर अब होने वाला है इट विल बी इक्वल टू रो मरकरी मल्टीप्लाइड बाई जी इंटू एच है। यह हमारा जनरल बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहां जो बैरोमीटर आपको बनाना है इन दिस क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में क्या बैरोमीटर में हमारा फ्लूइड जो है वो मरकरी दिया गया है? हमें से यस और नो दिया गया है? क्या दिया गया है? बहुत बढ़िया। हमें बोला गया है बैरोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ लिक्विड। आप बोल रहे हो मरकरी है, इन्होंने तो लिक्विड बोल दिया। आप बोल रहे हो कि मरकरी है, इन्होंने क्या लिया है बेटा? एक दूसरी लिक्विड ली है, जिस लिक्विड में उसकी डेंसिटी बताई गई है हमें, इट इज इक्वल टू 760 kg पर मीटर क्यूब। ये हमें दे दिया गया है। अब आगे की बात करते हैं। व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम व्हेन अ मरकरी बैरोमीटर रीड्स 76 सेंटीमीटर? अगर कहीं पे मरकरी बैरोमीटर जो है 76 सेंटीमीटर हाइट तक गया था, ये इसकी क्या है? रीडिंग है हमारी। किसकी रीडिंग है? बैरोमीटर की। तो अगर आप मरकरी डालते तो वो कितना ऊपर जाता? 76 सेंटीमीटर। तो अगर आप मरकरी न डालकर एक दूसरा फ्लूइड वहां पे डाल रहे हो, एक दूसरा लिक्विड वहां पे आप डाल रहे हो, तो वहां पे क्या हाइट होगी आपसे पूछी गई है। क्या आप क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? अब इसे अप्रोच कर सकते हैं। क्या करते बताओ जल्दी? मैं बोलता है रो एच जी मल्टीप्लाइड बाई जी इंटू हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इज इक्वल टू रो लिक्विड इंटू जी इंटू हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। क्या ऐसा आप लिखने में एबल थे? से यस और नो बराबर दोनों को किससे करना था? हमें पी एटमॉस्फेयर से ही करना था ना। और पी एटमॉस्फेयर के लिए क्या हम यही काम करते? और ये काम करोगे तो जी से जी तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। एच एल की वैल्यू क्या रो एच जी मल्टीप्लाइड बाई एच डिवाइडेड बाई रो एल के इक्वल होगी क्या? अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो या मैं हेल्प करूं? यहां बताओ जल्दी बोलो। ऊपर 13,600 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में 760 गिवन है, और 76 आपको हाइट में मल्टीप्लाई करनी है। आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। डन है? ये 76 बेटा सेंटीमीटर है,
ये 0.76 है, गलती से भी इसे 76 मीटर समझ के गलत सब्स्टिट्यूशन मत कर देना। डन है, छोड़ दूं मैं यहीं पे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बैरोमीटर का कैसे वर्क करता है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं बेटा, सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे बोल रहा था, बहुत जरूरी, जिससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वो है हमारा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। अब हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। पहले तो सिंप्लीफाइड वर्ड में मैं आपको बता दूं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी फ्लूइड के अंदर लेकर जाते हो तो वो फ्लूइड के अंदर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। वो जो भी सब्सटेंस होगा उसके अंदर जाकर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। वो जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वहां से उसने उस फ्लूइड को डिस्प्लेस किया होगा ना। एक अमाउंट ऑफ फ्लूइड वहां से डिस्प्लेस हुआ होगा। क्या हम उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट निकाल सकते हैं? उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर ही हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करता है, जिसे हम बायएंड फोर्स का नाम देते हैं या हम अपथ्रस्ट का नाम देते हैं। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, व्हेन अ सब्सटेंस इज फुल्ली और पार्शियली सबमर्ज्ड इनसाइड अ फ्लूइड, then it displaces an amount of fluid. Okay, so the weight displaced by the substance will act as a force on the substance itself in upward direction, and that force is actually known as buoyant force. क्या ये पॉइंट क्लियर है आपका? तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, मैं बोलूं कि हमारे पास मान लो एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर मुझे दिया हुआ है, इस कंटेनर के अंदर फ्लूइड फिल्ड था। हमने क्या किया, एक सब्सटेंस लिया और इस सब्सटेंस को इसके अंदर प्लेस कर दिया। ये मान लो एक सब्सटेंस है, इसको हमने इसके अंदर प्लेस कर दिया। ठीक है, इस सब्सटेंस की डेंसिटी जो है ये रो सॉलिड के बराबर है, ये हमारी सॉलिड की डेंसिटी है। ये हमारे पास क्या है, रो लिक्विड गिवन है, और इसका वॉल्यूम जो इसके अंदर था, ये वॉल्यूम हमें क्या दिया हुआ है, V के बराबर दे रखा है। तो हमसे पूछा जाता है कि ऐसे केस में हमारा अपथ्रस्ट या बायएंड फोर्स कितना होगा बच्चों? तो यहां पे जो पॉइंट्स है मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। F बायएंड फोर्स कितना होना चाहिए? इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो वेट कितना है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का? वॉल्यूम है V, डेंसिटी है रो L। क्या इससे मास आ गया? G से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हमारा आंसर निकल के चला आएगा? से यस और नो। अब बताओ, नीचे की ओर इस ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स लग रहा था? mg। ऊपर की ओर क्या लग रहा है? बायएंड फोर्स लग रहा है ना। तो हमारा अपेरेंट वेट अगर कोई पूछे कि यहां पे हमें उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, तो आप क्या निकालना चाहोगे? क्या आप mg में से इस वैल्यू को माइनस करोगे? तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट टर्म डिफाइन कर रहा हूं, जिसे हम बोलेंगे अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट है क्या? बेसिकली इट इज नेट फोर्स। ये क्या है बेटा आपका? नेट फोर्स है। नेट फोर्स किस साइड लग रहा है? अभी हम मान रहे हैं कि नीचे की ओर लग रहा है, तो हमारे पास वैल्यू आती mg को मैं यहाँ पे रो एस इंटू वीजी लिख रहा हूं, माइनस रो एल इंटू वीजी, विच कैन बी रिटन एज रो एस माइनस रो एल इंटू वीजी। आप सभी अग्री करते हो बच्चों ये दोनों पॉइंट से? मैं यहाँ पे जो ये कैलकुलेशन कर रहा था ना, इसके लिए अब मैं एक नोट पॉइंट बनाता हूं। आप सबका फिर से कंसंट्रेशन चाहिए होगा, प्लीज देखना बोर्ड पे। मैंने ये जो फर्स्ट केस बनाया है ना बेटा, यहां माना है कि रोएस हमारा रोएल से क्या है? बड़ा है। तो अगर हमारी डेंसिटी सब्सटेंस की बड़ी है तो क्या वो पूरी तरीके से इसके अंदर डूब चुकी होगी और नीचे की ओर ही जा भी रही होगी, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स नीचे होगा। तो इस केस को हम लोग यहां पे बोलते हैं सिंकिंग। ये क्या कहलाता है? सिंकिंग। और इस केस में हमारा जो अपेरेंट वेट होता है, इट विल बी इक्वल टू रो एस माइनस रो एल मल्टीप्लाइड बाई वीजी के बराबर होता है। दूसरा केस है बेटा, सेकेंड सिचुएशन है हमारे पास। मान लो हमें बोला गया कि हमारा रो एस जो है ना, ये रो एल के बराबर है, तो क्या होगा? तो ऐसे केस में फ्लोट होगा। लेकिन क्या फ्लोट होते हुए भी मैं यहाँ पे एक पॉइंट कह सकता हूं क्या कि ये फुल्ली सबमर्ज्ड रहेगा?
से यस और नो। ये पूरी तरीके से डूबा रहेगा, लेकिन इस पे फ्लोटिंग हो रही होगी, ये सिंक नहीं कर रहा होगा, नीचे की ओर नहीं जा रहा होगा, डूब गया होगा, लेकिन डूब के भी क्या होगा, तैरता रहेगा। इज इट फाइन? डन है। अपेरेंट वेट कितना हुआ बेटा? क्या 0 लिख सकते हैं? भाई ऐसे भी सोच के देखो, वहां रुका हुआ कैसे है? नेट फोर्स 0 होगा तभी तो है ना। अगर नेट फोर्स 0 नहीं होता तो या तो नीचे जा रहा होता या ऊपर जा रहा होता। से यस और नो? नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है? नेट फोर्स उसके ऊपर क्या हो गया है? 0। मींस अपेरेंट वेट उसका क्या है? 0। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं बेटा। थर्ड यहां पे हम लोग देखते हैं, थर्ड पार्ट है हमारा। मैं बोल रहा हूं कि इस बार हमारे पास क्या है, हमारा जो रो एल है ये हमारे रो एस से बड़ा है। लिक्विड की डेंसिटी हमारे सॉलिड के डेंसिटी से ज्यादा है। अब क्या होगा? क्या ऊपर की ओर ये ज्यादा पुश करेगा? ज्यादा पुश करेगा तो क्या होगा? जो हमारा, मान लो मैंने एक बॉटल ही डाला था, तो बॉटल पूरी नहीं डूबेगी, बॉटल का थोड़ा सा पोर्शन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। कह सकते हो ऐसा? जल्दी से सोच के बताओ। अपवर्ड फोर्स ज्यादा था तो उसने ऊपर की ओर पुश किया, बॉटल पूरा डूबने ही नहीं दिया। उसने क्या किया? बॉटल के कुछ पोर्शन को सबमर्ज रहने दिया, बाकी क्या रह गया? बाहर। इज दिस पार्ट इज ओके? अब ऐसे केस में हमसे क्या क्या पूछते हैं, अब मैं ये बताता हूं आपको। पहला तो मैं बोलूंगा ये क्या करेगा? फ्लोट करेगा, तो फ्लोटिंग। और यहां लिख देता हूं मैं पार्शियली सबमर्ज्ड। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं, अपेरेंट वेट इस केस में भी क्या होना है? 0। बोलोगे ना 0? क्योंकि ये इसे पुश करके क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। जितने पे बैलेंस हो रहा होगा ये पूरी तरीके से, वहां तक तो रह जाएगा, बाकी पोर्शन इसका क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। अब हमसे पूछते हैं कि कितना पोर्शन अंदर है, ये कैलकुलेट करके बताओ। कितना पोर्शन सबमर्ज्ड है ये निकाल के बताओ। कैसे निकालेंगे? कोई हेल्प करेगा मेरी? मैं सारी चीजें फोर्स बैलेंस करके बता रहा हूं, इसमें भी क्यों दूसरा कुछ लगाने जाए? क्या फोर्स बैलेंस कर लें? फिर से कर लें। फोर्स बैलेंस कैसे करोगे? हम बोलेंगे रो एस इंटू वीजी। ये क्या था हमारा? ये था हमारा एमजी, जो कि नीचे लग रहा था। अब ऊपर फोर्स जो लग रहा है कितना लग रहा है? रो एल मल्टीप्लाइड बाई वी डैश इंटू जी, कह सकते हो। और वी डैश क्या है? उसका वो वॉल्यूम जो कि वाटर के अंदर है। डन है? तो यहां से वी डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। वी डैश इज इक्वल टू रो एस इंटू वी डिवाइडेड बाई रो एल। क्या किसी को दिक्कत है इसमें? ये हमारा है वॉल्यूम सबमर्ज्ड। सो ये तीनों पार्ट जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और मुझे लगता है आप सभी को क्लियर भी हो गए होंगे। क्लियर हो गए हैं? अपेरेंट वेट, थर्ड में भी नेट फोर्स आपने क्या किया? देखो इन दोनों को आपने क्या किया है? बराबर किया ना। आप बॉटल को डालते हो पानी के अंदर, पूरा बॉटल अंदर चला जाता है क्या? नहीं जाता। उतना ही पोर्शन जाता है ना जितने से क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए हमारा एमजी। तो हमने एमजी और जो बाइंड फोर्स है उन दोनों को बैलेंस किया है, तो हमारा अपेरेंट वेट अपने आप क्या हो जाना है? वो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है, उसकी वैल्यू 0 हो जानी है। क्या ये क्लियर है? तो सिर्फ सिंकिंग के केस में आपको अपेरेंट वेट मिलेगा, बाकी केसेस में आपको अपेरेंट वेट नहीं मिलेगा। ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लिया जाए जल्दी से। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पे दिया हुआ है, थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। मैं पूरा कैलकुलेशन आपको नहीं बताने वाला, मैं आपको इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो निकाल के दिखा देता हूं, अरेंजमेंट निकाल के दिखा देता हूं, जिससे आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए। देखते हैं। हमें बोला गया दो नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स हैं, डेंसिटी हमें क्या दी हुई है? रो एंड एन टाइम्स ऑफ रो, और एन की वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब अपने आप में क्या है बच्चों? एन बड़ा होने का मतलब क्या है? मैं आपसे आंसर चाहता हूं। एन 1 से बड़ा है, इसका मतलब वो भारी है, कह सकते हो। और भारी लिक्विड हमेशा कहां होगा? भारी हमेशा नीचे होगा, और उससे हल्का वाला कहां होगा? ऊपर। क्या इतना बात हम आसानी से क्लियरली कह सकते हैं? तो मैं बोलूंगा यहां पे दिस वन इज एन टाइम्स ऑफ रो एंड दिस वन इज रो। कोई दिक्कत है? प्लीज देखो बोर्ड पे, सीख लोगे ना तो काम आएगा, लिख लोगे तो वो कोई काम नहीं आएगा अभी, है ना। पहले सीखने पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। हमने इसको क्या किया? एक जगह पे रख दिया और इसके अंदर एक सॉलिड सिलेंडर को डाल दिया,
है ना। यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन था जो कि एक्चुअल में हमारे लिए यूजलेस है। इसने बोला था कि दोनों की हाइट एच एच तक है, ऐसे इसका हम कोई काम नहीं करने वाले, हमारे लिए किसी काम का नहीं है। हमने क्या किया, एक सॉलिड सिलेंडर को लिया जिसका लेंथ कितना था, एल था, और डेंसिटी कितनी थी, डी थी। इसको हमने इस फ्लूइड में डाल दिया। द सिलेंडर फ्लोट्स विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड लेंथ p टाइम्स ऑफ l इन द डेंसर लिक्विड। मतलब क्या है, हमने इस सिलेंडर को इसके अंदर डाला, इस सिलेंडर को इसके अंदर डाल दिया। अब इस सिलेंडर का कितना पोर्शन इसके अंदर है, हेवी वाले के अंदर p टाइम्स ऑफ l के बराबर। पूरी लेंथ l थी, तो दूसरे वाले लिक्विड में कितनी रही होगी बेटा, क्या l माइनस पी एल के बराबर रही होगी, ऐसा कह सकते हो। क्या यही अरेंजमेंट है पूरा हमारा। अब आप सभी क्या फोर्स बैलेंस करना जानते हो, क्या यहां बैलेंस कर सकते हो, कैसे करोगे, मेरी हेल्प करो, ठीक है ना, और कुछ मत करो, मेरी हेल्प करो, ठीक है। मैं जो पूछता जाता हूं मुझे लाउड एंड क्लियर सुनाई देना चाहिए, ठीक है ना, तो आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए। मैं पहले लिख रहा हूं बेटा mg, mg में मुझे क्या क्या चाहिए होगा, पहली डेंसिटी क्या लिखूं यहां पे, रो या डी। हमारा ये जो सिलेंडर है इसकी डेंसिटी क्या है, डी, तो मैंने लिखा डी। देन उसका एरिया चाहिए होगा, ए मान लेते हैं। हाइट कितनी दे रखी है उसकी, एल, और साथ में क्या लिख देते हैं, जी। क्या हमारा काम हो गया। अब मैं यहां पे बाइंड फोर्स लिखता हूं बेटा। पहले मैं लिखता हूं नीचे वाले ब्लॉक के लिए, तो पहला काम क्या करना होगा, नीचे वाले की डेंसिटी लिखनी होगी, कितनी है, n टाइम्स ऑफ रो। लेंथ कितनी है बेटा, क्या है, l, l है या pl है, pl है ना, और एरिया कितना है, a, तो a मल्टीप्लाइड बाई pl। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, g से। क्या ये फर्स्ट वाला पार्ट जो नीचे वाला पार्ट है उसके ऊपर लगने वाला बाइंड फोर्स आ गया। अब दूसरे के ऊपर बाइंड फोर्स लिखते हैं बेटा। इस बार लिखोगे डेंसिटी रो, लेंथ कितनी है इस बार अंदर, l माइनस पी एल के बराबर। देन एरिया से मल्टीप्लाई किया और फिर किससे मल्टीप्लाई किया, जी से। क्या यही दोनों मुझे बैलेंस करनी है। इन दोनों को अगर मैंने बैलेंस कर दिया हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। हमने और कुछ किया है क्या, नीचे की ओर mg लगा, ऊपर की ओर क्या लगा, बाइंड फोर्स। हमने क्या किया, नीचे की ओर mg को लिख दिया, जो कि हमारा mg सिंपल वे में डेंसिटी, एरिया, लेंथ और g के मल्टीपल के बराबर था। सिंपली इसी तरीके से हमने बाइंड फोर्स लिखा, जितना पोर्शन नीचे वाले फ्लूइड में था उसके ऊपर हमने बाइंड फोर्स नीचे वाली की डेंसिटी के अकॉर्डिंग लगाया, ऊपर जितना था उसमें ऊपर वाली की डेंसिटी के अकॉर्डिंग लगाया, और दोनों को हमने ऐड करके नेट बाइंड फोर्स की वैल्यू दे दी। दोनों को इक्वेट करेंगे, आंसर आएगा। अब बाकी काम आप कर सकते हो, करोगे, कोई ऑप्शन नहीं है, करना है आप ही को, ठीक है। मैंने ये दोनों पॉइंट्स लिख दिए हैं, आपको रीअरेंज करना है, एंड आफ्टर रीअरेंजिंग यू विल गेट द आंसर, ठीक है। कहीं पे कोई टर्म लिखने में कंफ्यूजन, हाँ ना बोलो, है नहीं, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं बच्चों यहां से नेक्स्ट पार्ट पे, जहां पे हम सीखना शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बहुत सिंपल सा इक्वेशन है बेटा, ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। हमें मान लो कि एक कुछ इस तरीके की पाइप दी हुई है, जहां पे लेफ्ट साइड से फ्लूइड हमारा इंटर कर रहा है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मुझे A1 गिवन है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है फ्लूइड की वो V1 है। यहाँ से निकलते समय ये V2 है, और इसका एरिया मुझे क्या दिया हुआ है, A2 के इक्वल दे रखा है। मुझसे पूछा गया है कि यहाँ पे एक बात बताओ, आप कोई रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो क्या। तो हमसे पूछने से पहले ही हमें एक थियरी भी दे दी गई। हमें बोला गया कि जितना वॉल्यूम यहाँ पे पर यूनिट टाइम इंटर कर रहा होगा, उतना ही वॉल्यूम क्या होगा यहाँ से पर यूनिट टाइम बाहर भी जाएगा। तो मैं बोलूंगा वॉल्यूम इन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम आउट पर यूनिट टाइम। कोई दिक्कत है लिखने में। अब वॉल्यूम इन कितना हो रहा है बच्चों, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करते, लेंथ के जगह वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो। तो मैं इसे क्या लिखता, सिंपल वे में एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी। इस साइड लिखता मैं एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी, लिख सकते हैं। और टाइम से डिवाइड भी तो करना था ना,
तो डेल्टा टी से क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड कर दे रहे हैं। डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, a1v1 इज इक्वल टू a2v2। क्लियर है? तो जहां एरिया ज्यादा वहां वेलोसिटी कम, जहां एरिया कम वहां वेलोसिटी ज्यादा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? और ये वॉल्यूम फ्लो रेट कैसे है बेटा, एरिया को जब आप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किए तो लेंथ बाय टाइम से मल्टीप्लाई किए ना, एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया आपका, वॉल्यूम हुआ क्या, और टाइम से डिवाइड हो रहा है तो आप इसे वॉल्यूम फ्लो रेट कह सकते हो क्या? तो कहीं पे आपसे कोई वॉल्यूम फ्लो रेट पूछता है तो वॉल्यूम फ्लो रेट आप क्या बताओगे बच्चों, वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू a1v1 और यू कैन से a2v2। ये दोनों के दोनों क्या है आपके, वॉल्यूम फ्लो रेट है। डन? आगे बढ़ते हैं। यहां से आते हैं बेटा हम लोग, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत सरल साधारण सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से सॉल्व हो सकता है। हमें बोला गया एक पाइप है, उस पाइप में हमने कुछ होल्स बना दी हैं। एक साइड से जहां से फ्लूइड इन कर रहा है उसका एरिया आपको गिवन है, वहां वेलोसिटी आपको गिवन है, और उन होल से जहां से वो बाहर निकल रहा है वहां पे आपको क्या स्पीड दी हुई होगी, ये आपको कैलकुलेट करनी है। क्या हम डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं? हम बोलेंगे हमारा इन होने का एरिया कितना है, तो इट इज पाई आर स्क्वायर, लिख सकते हो ना? तो एरिया आपका इन क्या हो गया बेटा, पाई आर स्क्वायर। वहां वेलोसिटी कितनी है, v दी हुई है। इफ द स्पीड ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब इज v, तो ट्यूब में कितनी थी बेटा, v थी, हमें दी हुई है। अब जैसे ही बाहर निकलने की बात आई, क्या एरिया मेरा n इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाना है? n नंबर ऑफ होल्स हैं, एक होल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो n नंबर ऑफ होल्स का एरिया कितना होगा, n इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको अगर आप स्मॉल v से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आपका वॉल्यूम फ्लो रेट बन जाएगा? तो हमने किया क्या, a1v1 इज इक्वल टू a2v2, यही किया है ना? अब इसे सॉल्व करना मुश्किल है क्या? आपको v निकालना है, v की वैल्यू क्या हो जानी है, आर स्क्वायर इंटू कैपिटल V डिवाइडेड बाई n इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। कोई आंसर मैच कर रहा है क्या? कौन सा कर रहा है? डी, डी इज द करेक्ट आंसर। डन? पीछे वाले बच्चों डन है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस थ्योरम को सुन के समझ लेते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं बर्नौली के थ्योरम की, बर्नौलीज थ्योरम की हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है इसको समझते हैं। क्या कहता है ये समझने से पहले एक पॉइंट और ऐड कर दूं, ये किस पे बेस्ड है इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ये किस पे बेस्ड है बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन पे। तो अगर एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है तो एक पॉइंट तो अब ये क्लियर हो गया ना कि हम जानते हैं कि हमारा एनर्जी ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। जो इनिशियल एनर्जी होती है टोटल, वही एनर्जी क्या रहती है, सिस्टम में रिटेन रहती है। बस क्या होता है, इसका कन्वर्जन देखने को मिलता है। तो जब हम फ्लूइड की बात करते हैं हमें तीन तरह की एनर्जी की बात करनी होती है। पहला होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, जिसे आप आसानी से mgh से रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरी होती है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और तीसरी एनर्जी होती है यहाँ पे जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, प्रेशर एनर्जी के बारे में बात करते हैं। क्यों बात करनी पड़ती है इसकी, कोई आइडिया? यहाँ पे फ्लूइड के प्रेशर को वेरी कराना होगा ना, फ्लूइड का प्रेशर हर जगह अलग अलग होगा, उसके कारण भी हमारी कुछ एनर्जी वहां पे आ सकती है, सिस्टम में वर्क हो सकता है उसके कारण भी। कैसे होगा, प्रेशर इंटू एरिया इज फोर्स, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, P इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या यही आपका वर्क डन होगा? बोलो जल्दी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, वर्क डन है। फोर्स क्या है, प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर इंटू एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या कह सकते हैं, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या कह सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम कह सकते हो ना। तो हमारा प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, प्रेशर एनर्जी। कोई दिक्कत है? तो थर्ड पार्ट हमारा यहाँ पे क्या होता है, P इंटू डेल्टा वी। अब बर्नौली ने क्या किया, उन्होंने बोला भाई ऐसा है कि हम तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं। हम बोलते हैं कि हमारा एनर्जी
जो पर यूनिट वॉल्यूम होने वाला है वो क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। क्या उनका कहना भी गलत था क्या? एनर्जी एनर्जी हर जगह पे क्या है, कंजर्व्ड है, हर जगह पे सेम है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम छोटे से आइसोलेटेड पार्ट की बात करते हैं, वहां भी एनर्जी कंजर्व होनी है। और इसी पे उन्होंने अपनी पूरी थ्योरम दे दी। तो ये सिर्फ इतना एक्सप्लेन करता है कि इन तीनों का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब यहां पे उन्होंने सिंस पर यूनिट वॉल्यूम यूज किया, तो आप बताओ यहां पे अगर मैं सिर्फ इसको पर यूनिट वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दूं, मैं इसको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखना शुरू कर दूं, तो क्या पहला टर्म आराम से ρgh बन जाएगा? से यस और नो, ρgh बन जाएगा। वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड किया तो क्या बच गया, सिर्फ रो बचेगा ना। यहां पे अगर मैं लिखूं तो क्या ये हाफ रो इंटू वी स्क्वायर बन जाना है। और थर्ड जो है बेटा, यहां पे वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो क्या प्रेशर बन जाना है। तो देखो यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं ये सबके सब प्रेशर जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? से यस और नो है। तो ये जो पहला वाला पार्ट है इसको आप कहते हो स्टैटिक प्रेशर। क्या कहते हो? स्टैटिक प्रेशर। दूसरा जो पार्ट है इसको आप क्या कहते हो? काइनेटिक प्रेशर। क्या नाम देते हैं इसको हम? काइनेटिक प्रेशर का। और थर्ड वाला तो प्रेशर है ही। और अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम यू कैन से द सम ऑफ ऑल द थ्री इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हम यहां लिखते हैं कि हमारा जो ρgh होगा प्लस हाफ रो इंटू वी स्क्वायर होगा प्लस पी जो होगा ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या ये समझने में कोई परेशानी है बच्चों? कहीं कोई दिक्कत है? कहां से आया ये बात समझ में आ गई? कुछ नहीं है स्पेशल, है सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन से ही हम लोग यहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यहीं पे अगर सोचो मैं इसको एनर्जी पर यूनिट वेट लिखता, क्या लिखता मैं? यहीं पे मैं इसको पर यूनिट वेट बना देता, तो क्या पहला वाला टर्म सीधे सीधे h बन जाता? दूसरा वाला जो टर्म है ये क्या हमारा v स्क्वायर बाई 2g बन जाता, हाँ या ना? और तीसरा वाला जो टर्म है ये क्या बन जाता? ये क्या बन जाता? ये p इंटू डेल्टा वी है, नीचे mg से डिवाइड कर रहे हो, तो क्या आप इसे p डिवाइडेड बाई रो जी लिख सकते थे? से यस और नो? आप जानते हो इसको क्या बोलते हैं हम? पहला वाला जो पार्ट है आप निकालते हो ना 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, क्या बोलते हो? हाइट सिर्फ बता दिया, प्रेशर आ गया, आया ना? कैसे आया? इसे हम यहां पे नाम देते हैं किसका? स्टैटिक हेड का। ये दूसरा वाला जो है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है काइनेटिक हेड। और ये तीसरा क्या है हमारे पास? इसे हम बोलते हैं प्रेशर हेड। तो ये तीनों जो हेड हैं ये और कुछ नहीं है, लेंथ है। और कैसे निकल कर आए हैं? एनर्जी पर यूनिट वेट से। डन है? क्लियर है? तो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स थे, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गए हैं। अब इसके ऊपर एक छोटा सा एप्लीकेशन आता है बेटा, जिसे हम जानते हैं स्पीड ऑफ ई फ्लक्स के नाम से। तो हम लोग अब इस स्पीड ऑफ ई फ्लक्स को समझते हैं, ठीक है? ध्यान से देखते हैं क्या है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। क्या हो गया? हवाइयां क्यों उड़ने लग गई सबके चेहरे पे? ज्यादा तेज हो रहा है? सर के ऊपर से जा रहा है? नहीं ना? फिर क्या टेंशन लेना, फिर तो बस लगे रहना है। देखो यहां पे ध्यान से देखते हैं बच्चों, हमने क्या किया? हमने सिंपली क्या किया? यहां पे एक छोटा सा होल बना दिया बेस पे। कहां बना दिया होल? इसके बेस पे यहां पे होल बना दिया। हमसे पूछते क्या है कि यहां से जो हमारा फ्लूइड बाहर आ रहा होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो ये सवाल थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसको थोड़ा टफ बनाते हैं, थोड़ा सा पहले मुश्किल बनाते हैं, फिर उसके केसेस पे चले आएंगे जहां थोड़ा आसान बना देंगे, ठीक है? तो क्या करता हूं मैं, होल को जो है ना अभी हल्का सा शिफ्ट कर दे रहा हूं, होल को यहां पे कहीं पे शिफ्ट कर दे रहा हूं, ठीक है? ध्यान से देखना बच्चों, एकदम छोटा सा पॉइंट है, तुरंत दिमाग में चला जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी। हम मानते हैं ये जो हाइट है ना, ये हाइट है हमारे पास कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और यहां पे ये जो हाइट दे रखी है ये क्या है हमारे पास? h के बराबर है, ठीक है? मतलब ओवरऑल हाइट आपके पास कैपिटल H थी, आपने बॉटम से स्मॉल h हाइट पे क्या किया है? एक होल बना दिया है। हमसे पूछते हैं कि अगर यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ था,
ये कैपिटल ए था और यहाँ एरिया इसका स्मॉल ए था, जहाँ कैपिटल ए इज मच मोर ग्रेटर देन स्मॉल ए। तो यहाँ से जो फ्लूइड बाहर आएगा, ये जो फ्लूइड यहाँ से बाहर आ रहा है, इस फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। और इसी फ्लूइड की स्पीड को आप क्या नाम देते हो, स्पीड ऑफ इफ्लक्स का नाम देते हो। तो ये जो v है दिया हुआ, दिस v इज एक्चुअली स्पीड ऑफ इफ्लक्स। अब देखो इसका प्रूफ तो मैं नहीं बता सकता बेटा अभी, ये होता है ऐसे बर्नौली से ही। आप लिखते हो यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और इस पॉइंट पे लिखते हो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों को इक्वेट करते हो तो आपके पास आपका रिजल्ट निकल कर आता है। मैं डायरेक्टली सारे रिजल्ट्स लिख रहा हूं अब यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहले फर्स्ट रिजल्ट से। पहला रिजल्ट है, अगर हम यहाँ पे इसकी स्पीड को लिखना चाहें तो स्पीड को ऐसे लिखने का क्या तरीका आप अपनाते आए थे, फ्री फॉल कराते किसी ऑब्जेक्ट को तो कितना h हाइट गिरने के बाद क्या वेलोसिटी एक्वायर करता है, √2gh। यहाँ पे भी बेटा टॉरिसेली नाम के साइंटिस्ट ने ये प्रूफ करके दिखाया कि अगर हम किसी फ्लूइड को यहाँ पे फ्लूइड से नीचे h - हाइट पर क्या करते हैं, एक होल बनाते हैं, तो जो स्पीड निकल कर आती है हमारी इफ्लक्स की, ये आती है √2g इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, जो कि स्पीड ऑफ फ्री फॉल के बराबर रहती है। क्या ये स्पीड ऑफ फ्री फॉल के बराबर है? लेकिन कंडीशन क्या है, कैपिटल A इज मच मोर ग्रेटर देन स्मॉल a। डन, पहला पार्ट क्लियर। दूसरा, अगर इसकी स्पीड आपको पता चल गई बेटा, मैं चाहता हूं कि इसकी रेंज निकाल के देखूं ये कितनी दूर तक इसे भेज रहा होगा। तो स्पीड कांस्टेंट है और इतनी दूर आने में टाइम कितना लगता है बेटा, इतनी दूर गिरने में टाइम कितना लगता है, फ्री फॉल होने में टाइम कितना लगता है, √2h/g। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, √2h/g मल्टीप्लाइड बाई √2g इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। इसको जब हम रीअरेंज करते हैं, वी गेट अ वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल h मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, हमारा रेंज। थर्ड पार्ट पे आते हैं, R की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। तो पहली बात मैं यहाँ पे लिखता हूं, इफ होल इज मेड इन मिडल, देन ऐसे केस में हमें क्या मिलता है, R की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। और ये समझना फिर से मैथमेटिक्स से बहुत आसान है। आप मान लो 8 को 2 पार्ट में तोड़ दो, एक तोड़ा 7, एक तोड़ा 1, तो 7 इंटू 1 कितना आया 7, 6 इंटू 2 5 इंटू 3 4 इंटू 4। आप बताओ इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा था, सबसे बड़ा कौन सा था, 4 इंटू 4 था ना। मीन्स अगर हम किसी भी नंबर को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, इक्वल वैल्यूज होती हैं अगर दोनों की, तो उसका मल्टीपल हमेशा हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस हाइट को हम 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं, एक h है एक h माइनस h है, यही है ना। तो ये दोनों पार्ट जब इक्वल हो जाएंगे तो क्या मुझे मैक्सिमम मिलेगी वैल्यू। और अगर हम इसको इक्वली तोड़ते हैं तो क्या h/2 हो जाएगा, से यस और नो। h/2 होगा तो वैसे केस में आपको रेंज की वैल्यू क्या सीधे सीधे h के बराबर मिल जाएगी। क्या ये पॉइंट भी क्लियर है सभी को, क्लियर है बिल्कुल। तो ये जो 3 पार्ट्स हैं बेटा, ये आपके दिमाग में बिल्कुल सेट रहने चाहिए कि h की मैक्सिमम वैल्यू कब आनी है, हमारी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होनी कितनी है, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं, यहां से बढ़ता हूं, यहां से आगे। स्मॉल h के फॉर्म में, स्मॉल h के फॉर्म में अभी तो जस्ट आपने बोला ना कि हम यहाँ पे इक्वली तोड़ रहे हैं, तो स्मॉल h के फॉर्म में लिखने का तो कोई मतलब बनेगा नहीं। अभी तो रेंज ऐसे स्मॉल h के फॉर्म में आपने लिख ही रखा है, अब स्मॉल h का क्या मतलब बनेगा, आप होल का पोजीशन ही निकालोगे ना मैक्सिमम रेंज के लिए, और वो तो जो नोन वैल्यू होगी उसके टर्म्स में आएगी ना, h तो आप वेरी करा रहे हो। तो हमने होल कहाँ बनाया, आधी हाइट पे, स्मॉल h इज इक्वल टू h/2 पे, और उसी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। इसलिए आंसर स्मॉल h के फॉर्म में न लिखकर हमें कैपिटल H में ही लिखना प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि कैपिटल H आपको पता है, स्मॉल h तो आप जानते ही नहीं हो, वो तो आप ही निकाल रहे हो, वही आप ही कैलकुलेट कर रहे हो, h/2 के बराबर आप ही ने निकाल कर बताया है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां से हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस है बेटा। देखो अब मैं एक पॉइंट आपको बोलूं, मैं ये क्वेश्चंस अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहा नहीं हूं, आंसर्स आपको दिए हुए हैं बेटा, और अभी जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है ये उसी से डायरेक्टली सॉल्व होने वाले हैं। एक बार आप भी पढ़ के देख लो,
आपको अगर डिफिकल्ट लगे तो मुझसे पूछ लो, अदरवाइज मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ से। आपको होल दिया हुआ है, उसका एरिया दिया हुआ है ना, बॉटम में है, टैंक की हाइट आपको दी हुई है, आपसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर पूछा गया, यही पूछा गया है ना। तो आप यहाँ पे क्या वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? √2gh डायरेक्टली लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे होल कहाँ है? बॉटम पे है, तो h माइनस एच नहीं लिखना है, क्या लिखना पड़ेगा? h। तो √2gh आपके पास आ गया, एरिया आपके पास है, और आज मैंने अभी आपको सिखाया है वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है, नहीं बताया है? क्या होता है वॉल्यूम फ्लो रेट? एरिया इंटू वेलोसिटी। क्या आंसर नहीं आ जाएगा? एरिया गिवन है, वेलोसिटी √2gh है, तो आंसर क्या होना चाहिए? बोलो जल्दी यार, इतना तुम लोग नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? जल्दी बोलो, नहीं समझ में आया? हाँ ना, तो बोल दो, आया या नहीं आया? तो मैं यहां बोल रहा हूं बेटा, वॉल्यूम फ्लो रेट अगर मुझे लिखना है, ये हम लोग एरिया इंटू वेलोसिटी लिखते हैं, लिखते हैं। वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है? √2gh के बराबर है। क्या ये डालकर आंसर नहीं निकाल लेंगे? सारी वैल्यूज पता है हमें, तो हम इसी को यूज करेंगे और अपने आंसर तक आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सॉरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं बच्चों। यहां से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। इसे हम लोग यहाँ पे कहेंगे बेटा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी है क्या, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं पहले, ठीक है? विस्कोसिटी है क्या? सो विस्कोसिटी इज एक्चुअली नोन एज लिक्विड फ्रिक्शन। हम इसे क्या नाम देते हैं? इसे नाम देते हैं हम लोग लिक्विड फ्रिक्शन का। अगर दो लेयर्स हमारी लिक्विड की मूव कर रही हैं और उन लेयर्स के बीच में हमें किसी तरीके का कुछ हिंड्रेंस दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा लग रहा है कि कुछ उसे रोक रहा है, तो वो जो फोर्स एक्ट करता है उस फोर्स को आप क्या कहते हो? विस्कस फोर्स कहते हो। और वो जो फोर्स है आपका, वो जिस लिक्विड के नेचर के कारण वहां एक्ट करता है, उस नेचर को हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। सो विस्कोसिटी इज बेसिकली प्रॉपर्टी, और विस्कोसिटी के कारण लगता क्या है? विस्कस फोर्स। क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम विस्कोसिटी को यहाँ पे फॉर्मूले से लिखना चाहें तो हम लिखते हैं एफ विस्कस, दैट इज विस्कस फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ईटा इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई dv बाई dx। यहां पे dv बाई dx को हम लोग क्या नाम देते हैं? dv बाई dx इज एक्चुअली नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट का नाम देते हैं। a इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो इतनी बातें तो हम याद रख सकते हैं। अब यहाँ एक जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है वो मैं दूर कर दूं। मान लो बेटा मैं यहाँ पे एक फ्लूइड की बात कर रहा हूं। मान लो कि फ्लूइड है, रिवर के अंदर फ्लो कर रहा था, तो रिवर बॉटम पे जो होगा उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी और जो टॉप पे होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। यहाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर मुझे निकालना हो तो हम लिखते हैं, अगर ये v है और ये v प्लस डेल्टा v है और ये जो पूरी हाइट मुझे दी गई है ये h है, तो हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होना चाहिए बच्चों? वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा v डिवाइडेड बाई h। क्या ऐसा लिखने में कोई परेशानी? से यस और नो। क्लियर है ये? क्लियर है? नहीं, यहां पे एक छोटा सा चेंज है। हमेशा बेटा ध्यान रखना, हम इनिशियल ये जो बॉटम वाला है इसमें से हम ऊपर वाले को माइनस करते हैं, तो ये माइनस डेल्टा वी आया है और पहले से हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है उसमें भी एक माइनस साइन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। हम इस वेलोसिटी ग्रेडियंट को माइनस ऑफ dv बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस को क्या हो जाना है? यहाँ पे प्लस हो जाना है। तो हम सिंपली इसी को इस तरीके से बोल देते हैं कि बड़ी वेलोसिटी में से छोटी वेलोसिटी को माइनस कर दो और दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से उसे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। यू विल ऑटोमेटिकली गेट द वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं यहां से बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा जिसे हम लोग जानते हैं स्टोक्स लॉ के नाम से। ठीक है, ध्यान से इसे भी देख लो, क्या है स्टोक्स लॉ, इसे समझते हैं।
हम लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास विस्कस फोर्स हमें कहीं लिखना हो, एफ विस्कस लिखना हो, ऐसे केस में जब हमारा कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा हो, ये किसके लिए स्ट्रिक्टेड रहेगा? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए। हम बोलेंगे कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अगर किसी फ्लूइड में मूव कर रहा है तो वैसे केस में एक विस्कस फोर्स उसके ऊपर एक्ट करता है, जिस विस्कस फोर्स की वैल्यू हमें स्टोक ने निकालकर बताई, ये हमारी 6 पाई इंटू ईटा इंटू आर इंटू वी के बराबर होती है। माइनस साइन बताता है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी ये हमेशा उसके क्या लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ईटा यहां पे क्या है? अगेन द सेम, इट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर हम बात करें v की, इट इज स्पीड ऑफ स्फीयर। और अगर हम यहां पे r की बात करें, ये उसी का क्या है बच्चों? हमारा रेडियस है। क्लियर है क्या ये? तो अगर कोई भी हमारा, मान लो कि इस तरीके से फ्लूइड था, फ्लूइड में हमारा एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, नीचे की ओर किसी v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स ऊपर की ओर एक्ट कर रहा होगा, ऐसा आप आसानी से कह सकते हो। क्या ये क्लियर है बच्चों सभी को? अब इसके हेल्प से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं जिसे हम लोग जानते हैं टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से। क्या नाम देते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी का। तो टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में थोड़ी बात करते हैं बेटा, ठीक है? देखो, जब कोई भी, मान लो इस कमरे के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट था ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था, तो नीचे की ओर क्या लग रहा होगा उसके ऊपर? मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये नीचे की ओर अगर आ रहा है तो इसके ऊपर नीचे की ओर क्या लग रहा होगा? बताओ जल्दी से। mg। क्या अगर ये किसी फ्लूइड में है और उस फ्लूइड की डेंसिटी मुझे रो दी हुई है, इट इज फ्लूइड डेंसिटी, तो अगर ये फ्लूइड की डेंसिटी रो दी हुई है तो क्या इसके ऊपर एक बाइंड फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा? साथ ही साथ सिंस ये नीचे की ओर किसी v वेलोसिटी से जा रहा है तो क्या ऊपर की ओर एक विस्कस फोर्स भी लग रहा होगा? से यस और नो। अगर ये सारे फोर्सेस बराबर हो जाएं तो क्या वैसे केस में इस पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी? उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या नाम देते हैं? उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, है ना? तो जब टर्मिनल वेलोसिटी होती है तो एफ नेट ऑन द ऑब्जेक्ट इट इज इक्वल टू 0। क्या ऐसा आप लिख सकते हो? तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। अपने आप वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी ये ऑब्जेक्ट अचीव करेगा, इसी को आप क्या बोलोगे? टर्मिनल वेलोसिटी का नाम दोगे। डन है? अब कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूं आपको। मैं इसके वॉल्यूम को यहां पे 4/3 पाई इंटू आर क्यू से रिप्रेजेंट करता हूं। देखो यहां मैंने रो से क्या लिख दिया था बेटा? रो से मैंने डेंसिटी लिख दिया था, किसका? फ्लूइड का। मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूं। मैं फ्लूइड की डेंसिटी को क्या करता हूं, हर जगह पे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, हम भी सिग्मा से ही कर दे रहे हैं। रो से हम लोग सॉलिड की डेंसिटी को दिखा देते हैं, ठीक है ना? सॉलिड को रो से और सिग्मा से किसको दिखा दिया? फ्लूइड की डेंसिटी को। अब फोर्सेस बैलेंस करते हैं। mg के जगह पर क्या आप डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी लिख सकते थे क्या? राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो बाइंड फोर्स है, क्या ये सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी होगा क्या? और अभी आपने जस्ट पढ़ा विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी, क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है? व्हेन यू रीअरेंज इट, जब आप इसी को क्या करते हो? रीअरेंज करते हो। रीअरेंज करने के बाद आपके पास इस v की वैल्यू आती है। कोई मुझे हेल्प करेगा? v की वैल्यू में क्या होना चाहिए? बोलोगे सर ये तो थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक है। क्या बेटा? हाँ बेटा, बहुत सारी चीजें कैंसिल होगी, जैसे पाई कैंसिल हो जाएगा, आपका एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद की क्वांटिटीज तो बचेंगी ना। तो जो क्वांटिटीज हमारे पास बचेंगी, अगर मैं उसको रीअरेंज करके यहाँ पे लिखना चाहूं तो आई कैन राइट 2/9 देन रो माइनस सिग्मा। इसके बाद क्या होगा बेटा? न्यूमरेटर में हमारे पास आएगा एक g और साथ में क्या रहेगा? आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होगा जो हमें याद रखना होगा। अब अगर कहीं पे रेडियस ज्यादा है, क्या टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी? तो
तो इसीलिए बेटा बारिश की जो छोटी बूंदें होती हैं वो धीरे धीरे आप तक पहुंचती हैं, जो बड़ी बूंदें होती हैं वो क्या करती हैं, ज्यादा चोट दे जाती हैं, दे जाती हैं ना। क्यों? क्योंकि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। अगर हम डेंसिटी डिफरेंस की बात करें, रो माइनस सिग्मा की बात करें, तो रो माइनस सिग्मा जितना ज्यादा होगा, जितना हेवियर ऑब्जेक्ट होगा, जितना डेंस ऑब्जेक्ट होगा, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। और अगर फ्लूइड बहुत विस्कस है, बहुत ज्यादा विस्कोसिटी है, वैसे केस में हम लोग बोलेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी। तो ये तीनों पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं, रो माइनस सिग्मा, आर स्क्वायर एंड दिस ईटा दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको हमें याद रखना पड़ेगा। डन है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके ऊपर फिर से एक सवाल आया है, सवाल आप ही करने वाले हो, ठीक है। मैंने अभी एक हिंट दिया है, उस हिंट को बस समझा देता हूं। 8 equal drops of water falling through the air with a steady velocity of 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बोला गया कि ये सारे ड्रॉप्स अगर कंबाइन होके बड़े साइज में आते तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती। तो देखो डेंसिटी बदली क्या आपने, नहीं बदली, डेंसिटी नहीं बदली, विस्कोसिटी नहीं बदली, बदला क्या है, रेडियस। कितना बदला है ये देख लेते हैं। पहले का वॉल्यूम कितना था बेटा, 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब, और साथ में 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये बड़े वाले का वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा? से यस और नो। यहां से आप क्या कैपिटल आर की वैल्यू लिख सकते हो बेटा, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर। अगर रेडियस दुगना हुआ है तो क्या आर स्क्वायर 4 गुना हो गया है, और आर स्क्वायर अगर आपका 4 गुना हो गया है तो आप क्या बोलोगे, टर्मिनल वेलोसिटी का क्या हुआ होगा, वो भी 4 गुना हो गया होगा, और हम आंसर डी पे टिक कर देंगे। मुश्किल है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बेटा जिसे हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, इसे कहेंगे हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर। किस नाम से जानेंगे? रेनॉल्ड्स नंबर के नाम से जानेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर को समझते हैं होता क्या है। ये एक्चुअल में दो तरह के हमारे फ्लूइड्स में मोशन होता है, हमारा फ्लो दो तरीके का होता है। एक होता है स्टेडी फ्लो और दूसरा होता है हमारा टर्बुलेंट। स्टेडी का मतलब बिल्कुल सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से सब के सब पार्टिकल एक साथ हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो स्टेडी फ्लो। और दूसरा फ्लो हमारे पास क्या है, टर्बुलेंट, जहां पे हर पॉइंट पे वेलोसिटीज क्या है हमारी, अलग अलग है ना। तो अगर हम इन दोनों फ्लो को जो है ना नंबर्स के बेसिस पे डिफाइन करके बताना चाहें कि कौन सा स्टेडी है और कौन सा टर्बुलेंट है, तो उसके लिए एक नंबर हम यूज में लेकर आते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, रेनॉल्ड नंबर के नाम से जानते हैं। इसे हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर की वैल्यू अगर लेस देन 1000 होती है, क्या होती है बेटा, लेस देन 1000 होती है, तो हमारा फ्लो जो होता है ये कैसा होता है, ये हमारा स्टेडी फ्लो है, जिसको आप लेमिनार के नाम से भी जान सकते हो। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 2000 हो जाती है तो यही क्या हो जाता है बेटा, ये हमारा बन जाता है टर्बुलेंट। और इन बिटवीन में थोड़ा सा अनडिसिसिव स्टेज है, यहां पे हम डिसाइड नहीं कर पाते, तो इसको हम अनस्टेडी तो कहते हैं, लेकिन ना तो ये पूरी तरीके से स्टेडी है और ना ही टर्बुलेंट है। ये कुछ सिचुएशंस पे बेस्ड होता है कि ये वैल्यू हमारी किस तरीके की तरफ टेंड कर रही है, टर्बुलेंट की तरफ जा रही है या स्टेडी की तरफ जा रही है। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बोर्ड पे देखना। कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है बेटा, हम लिखते हैं R इज इक्वल टू इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स। हम लोग अगर इनर्शियल फोर्स को विस्कस फोर्स से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेनॉल्ड्स नंबर मिलता है। अगर मैं यहां पे इनर्शियल फोर्स की बात करूं, इट इज रो ए इंटू वी स्क्वायर, और अभी आपने विस्कस फोर्स पढ़ा था ईटा इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई डीवी बाई डी टी पढ़ा था ना, डीवी बाई डी एक्स। तो यहां पे हम लिखेंगे इसको ईटा इंटू ए, वेलोसिटी की जगह v और डिस्टेंस के जगह पे यहां पे हम डायमीटर यूज करते हैं। जब इसे आप सॉल्व करोगे यू विल गेट अ नंबर, दैट नंबर इज रो v मल्टीप्लाइड बाई d डिवाइडेड बाई ईटा। यहां d याद रखना बेटा, d इज रिप्रेजेंटिंग डायमीटर। क्या इतनी बातें ध्यान में रह सकती हैं? रो इंटू वी इंटू डी डिवाइडेड बाई ईटा आया कहां से है, इनर्शियल फोर्स बाई विस्कस फोर्स। इनर्शियल फोर्स टर्बुलेंस ला रहा है,
विस्कस फोर्स क्या कर रहा है, वो इसको स्टेडी रखने की कोशिश कर रहा है। डन, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट लास्ट जो हमारा पार्ट है इस चैप्टर का, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग अब आते हैं सरफेस टेंशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बच्चों आपका कंसंट्रेशन चाहिए बोर्ड पे, क्योंकि इस चैप्टर में फॉर्मूले, इस टॉपिक में फॉर्मूले थोड़े कम हैं, लेकिन जो हैं उसे हमें सीख लेना पड़ेगा। पहला, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सरफेस टेंशन के डेफिनेशन से। सरफेस टेंशन है क्या? तो जब दो अलग अलग हमारे मीडिया जो है एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, जब दो मीडिया कांटेक्ट में आए तो उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन के बाद हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा एक बहुत ही थिन सा लेयर उन दोनों मीडिया के बीच में स्टैब्लिश हो जाता है, और उसी थिन लेयर को हम लोग फोर्स ड्यू टू विस्कस फोर्स कहते हैं, और उस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कहते हैं, और उस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हो, सरफेस टेंशन के नाम से जानते हो। दूसरे पॉइंट पे आते हैं और सिंपल वर्ड में समझते हैं। अगर हम लोग किसी भी फ्लूइड के बारे में बात करें तो वो हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया अक्वायर करने की कोशिश करता है। ये जो टेंडेंसी है किसी भी किसकी, फ्लूइड की, उसे आप क्या जानते हो, सरफेस टेंशन के नाम से जानते हो। ठीक है ना? इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो इसे अगर मैं यहां पे T से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं T को लिखता हूं दो तरीके से। पहला होता है हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ, यहां आप इसे इफेक्टिव लेंथ कहा करो बेटा। T इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लेंथ। या दूसरा फॉर्मूला इसके लिए क्या है, ये हो गया इसका फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला यहां पे है सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया से भी हम कहां पहुंच जाते हैं, सरफेस टेंशन की तरफ। बहुत सिंपल वर्ड्स में समझो, मैं इस पे हाथ पे यहां पे इस पेन को रखे हुए हूं, तो ये पेन यहां पे स्टेबल है, तो अगर इसके ऊपर कोई नीचे की ओर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है और मैं इसे स्टेबलाइज करना चाहता हूं तो इसके ऊपर मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और इसकी एनर्जी भी हाई होगी। यहां भी ऐसा ही कुछ है। जो हमारे टॉप मोस्ट लेयर पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उन मॉलिक्यूल्स पे नीचे की ओर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा होता है, वो उस जगह पे रुकी हुई है। इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा होगा। उसको आप क्या बोलोगे, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। और उस मॉलिक्यूल के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, जिस एनर्जी को आप क्या नाम दोगे, सरफेस एनर्जी का नाम दोगे। ये एग्जांपल आपके दिमाग में क्लियर हो रहा है? तो यहां से हम ये दो फॉर्मूले सरफेस टेंशन के लिए यूज में लेकर आते हैं, और इनके हेल्प से हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीख सकते हैं। तो यहाँ पे एक दो पॉइंट्स और भी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, उनके भी फॉर्मूले मैं यहाँ पे अभी लिखता चला जाता हूँ। नेक्स्ट जो पार्ट है, अभी आज ऐसे लगता है अपने पास समय की थोड़ी सी कमी हो गई है ना? इस टॉपिक को अगर मैं आज अब कवर कर दूं तो आपके लिए क्या होगा, थोड़ा सा बाउंसिंग हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इस टॉपिक को अभी आज के स्लाइड से यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूं। इसको मैं एक लेक्चर हमारा नेक्स्ट आने वाला है मंडे को आएगा। उस दिन जो है ना हमें पढ़ना है हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर हमारा बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा, तो उस दिन मैं क्या करूंगा, आपका लास्ट का जो 15 से 20 मिनट होगा उसमें मैं आपको सरफेस टेंशन पढ़ा दूंगा। 1 आवर के आसपास में आप क्या पढ़ोगे, हीट ट्रांसफर पढ़ोगे, और बाकी बचे हुए समय में हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग इस सरफेस टेंशन को पढ़ लेंगे। क्योंकि अभी आप लोगों का चेहरा देखकर मुझे लग रहा है कि अब कुछ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे अब मैं छोड़ देता हूं। ये ऐसे भी टॉपिक बहुत ही बड़ा था बेटा, है ना? टॉपिक बहुत बड़ा था। हमने कोशिश की ऑलमोस्ट बस एक टॉपिक छोड़कर बाकी हमने कंप्लीट कर भी लिया। ठीक है बच्चों, देन ठीक है देन।